छात्रों, आज हम देवनागरी लिपि में सुधार के उपाय पर चर्चा करेंगे कि देवनागरी लिपि में सुधार करने के लिए कौन कौन से सुझाव दिए गए और कौन कौन से उपाय किए गए, इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। इससे पूर्व हमने देवनागरी लिपि के नामकरण, उसके गुण व दोषों की चर्चा की थी। आज हमारा प्रतिपाद्य देवनागरी लिपि में सुधार के उपाय समझाइए है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343(1) के तहत देवनागरी लिपि को मान्यता प्रदान की गई है। देवनागरी लिपि एक अक्षरिक लिपि है। यह लिपि वैज्ञानिक लिपि है। देवनागरी की अक्षरमाला का क्रम वैज्ञानिक है। यद्यपि देवनागरी लिपि में अनेक संभावनाएं और विशेषताएं हैं, तथापि उसकी कुछ सीमाएं भी हैं। इसलिए देवनागरी की सीमाओं को जानने एवं उसमें सुधार करने के लिए अनेक विद्वानों ने प्रयास किए हैं। अब तक जो सुझाव दिए गए हैं उनको हम निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर समझ सकते हैं। नंबर 1, महादेव गोविंद रानाडे का ध्यान सबसे पहले इस ओर गया और उन्होंने इसमें सुधार की बात कही। उसके बाद महाराष्ट्र साहित्य परिषद पुणे ने एक लिपि सुधार समिति का गठन किया और मराठी साहित्य सम्मेलन में वार्षिक अधिवेशन में इस पक्ष पर विचार विमर्श किया। और एक प्रस्ताव भी पारित किया। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने सन 1904 ईस्वी में अपने पत्र केसरी में इस सुधार की चर्चा की और 1926 ईस्वी तक टाइपों में छटाई करते करते 190 टाइपों का फॉन्ट निर्मित किया गया, जो तिलक फॉन्ट नाम से प्रकाश में आया।
नंबर 2, सर्वप्रथम महाराष्ट्र के सावरकर बंधुओं ने अ की 12 खड़ी तैयार की। महात्मा गांधी जी की इससे पूर्ण सहमति थी, इसीलिए इसका प्रयोग पहले पहल हरिजन सेवक पत्र में किया गया। काका कालेलकर का समर्थन पाकर राष्ट्रभाषा परिषद वर्धा की पुस्तकों, पत्र पत्रिकाओं आदि में इसका प्रचलन बढ़ा। विनोबा भावे जी ने अपने लोकनागरी के माध्यम से जनमत जागृत करने का भी प्रयास किया। इसका यह प्रभाव पड़ा कि लोग शिरोरेखा विहीन देवनागरी लिखने लगे। नंबर 3, डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने सुझाव दिया कि पंचमाक्षर या वा णा ना मा के स्थान पर सर्वत्र अनुस्वार का प्रयोग किया जाए, जैसे अंक, अंक, मंच, मंच, कंठ, कंठ, पम, पंख। इस प्रकार इनको लिखा जाए। नंबर 4, डॉक्टर गोरख प्रसाद ने मात्राओं को व्यंजन के बाद दाहिनी तरफ लगाने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने बताया कि मात्राओं को कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी दाएं बाएं इस प्रकार लगाने से भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है। नंबर 5, श्रीनिवास ने सुझाव दिया कि महाप्राण वर्णों के बदले अल्प प्राण वर्णों के नीचे कोई चिह्न लगा दिया जाए, जिससे वर्णों की संख्या में कमी आएगी। नंबर 6, हिंदी साहित्य सम्मेलन के इंदौर के 24वें अधिवेशन में सन 1935 ईस्वी में महात्मा गांधी के सभापतित्व में नागरी लिपि सुधार समिति का गठन किया गया। नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक काका कालेलकर थे। सम्मेलन में कुल 14 सुझावों को स्वीकार किया गया। नंबर 7, नागरी प्रचारणी सभा काशी ने सन 1945 ईस्वी में नागरी लिपि सुधार हेतु एक समिति का गठन किया। नंबर 8, उत्तर प्रदेश सरकार ने 31 जुलाई 1947 में आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में नागरी लिपि सुधार समिति का निर्माण किया। इस समिति की कुल 9 बैठकें आयोजित हुईं तथा समिति ने 25 मई
1949 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। नंबर 9, आचार्य नरेंद्र देव समिति की रिपोर्ट के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने 28 और 29 नवंबर सन 1953 ईस्वी में नागरी लिपि सुधार संबंधी सुझावों पर विचार करने के लिए लखनऊ में लिपि सुधार परिषद का गठन किया और विभिन्न राज्यों के मंत्रियों और विद्वानों को परिषद में आमंत्रित किया गया। नंबर 10, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद की बैठक की अध्यक्षता तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने की थी। इसी क्रम में डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने कतिपय परिवर्तनों के साथ देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि को स्वीकार कर लेने का सुझाव दिया, परंतु डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी के सुझावों से विद्वान सहमत नहीं हुए। इस प्रकार देवनागरी लिपि में सुधार के समय समय पर प्रयास किए जाते रहे, परंतु इनमें से कोई सुझाव भी पूर्ण तरीके से स्वीकृत नहीं हो सका। इसका कारण है कि देवनागरी लिपि अत्यंत प्राचीन एवं लोकप्रिय लिपि है। अब जनमानस में लोकप्रिय होने के कारण से और उसको अभ्यास में आ जाने के कारण से उसी रूप में स्वीकार कर लिया है। इस प्रकार हमें देवनागरी लिपि को उसके उसी रूप में स्वीकार करना श्रेयस्कर होगा जिस रूप में वह लोकप्रिय है। तो मैं समझता हूँ छात्रों, आज यह विषय आपकी समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।